अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है 14.4, मतलब वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इन दोनों को हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लास्ट टॉपिक की तरह जो है वो बोरिंग नहीं होगा। लास्ट टॉपिक में हमने हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व पढ़ी थी, राइट। इस लेक्चर के बाद जो है वो आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा कि भाई वेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर फ़र्क क्या है। अक्सर लोग इसको एक ही तरह का समझते हैं, ठीक है, कि भाई जो पानी है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर फ़र्क है, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इन दोनों के अंदर एक नहीं बल्कि चार चार फ़र्क कर सको, ठीक है। वीडियो हमारे पास टॉपिक है 14.4, ठीक है। इसको ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लाजमी दो कि आपको जो है वो लेक्चर्स किस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स किस तरह की हुई हैं, वॉइस क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है। और जिस अंदाज में मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको उसकी समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। लाजमी अपना फीडबैक शेयर करिएगा मेरे साथ, ठीक है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की जो है वो काबिलियत रखता हूँ और ख्वाहिश भी रखता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर होती है, ओके। सो और लाजमी अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपकी क्लास के अंदर हैं, ठीक है, जो आप ही के साथ इस दफ़ा पेपर देने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो गया है, स्कूल नहीं जा पाए, अकेडमी नहीं जा पाए, तो आप यहाँ से जो है वो अपने लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो हम ये पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास एक डिफरेंस बिटवीन है वेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर। ये जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए, ओके। So, evaporation and boiling. When water is taken in an open container at normal external pressure, vapors start coming out of its surface silently and steadily. इस टाइम का मतलब ये है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं उनको आपको बता देता हूँ। स्टेडीली मतलब मुसलसल, और साइलेंटली मतलब आहिस्ता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे खामोशी से नहीं है, ठीक है, आहिस्तगी से, खामोशी से, ठीक है, आप ये कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर का वर्ड है। ये मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, याद है। ऐसा ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए। याद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। वो प्रेशर जो कि हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है हर चीज के ऊपर, ओके। तो तीन वर्ड्स थे, वो तीनों का मतलब मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर, साइलेंटली, स्टेडीली। कंटेनर, ओपन कंटेनर का मतलब है कोई भी खुला बर्तन, ठीक है, खुला बर्तन। वेपर्स मतलब बुखारात। तो इस लाइन के अंदर कहा गया है कि जब भी आप पानी को किसी खुले बर्तन के अंदर रखते हो ना, ओपन कंटेनर के अंदर, तो उसकी सरफेस से, उसकी सतह से पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो बुखारात बनकर हवा में शामिल होने लग जाते हैं, साइलेंटली एंड स्टेडीली, मतलब कि चुपके से और मुसलसल। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो लफ्ज है ना, ये बहुत अहम है, आउट ऑफ इट्स सरफेस। अब देखो, पानी जो है उसकी जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है ना, वेपोरेशन के अंदर वहां से पानी गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नीचे वाले पार्टिकल्स नहीं हो सकते वेपोरेट, सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है वो होती है, ठीक है। इट इज शोन बाय डिक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन दी ओपन कंटेनर, क्योंकि ओपन कंटेनर के अंदर हमारा जो लेवल होता है, जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है पानी की। इस वजह से चूंकि खुले बर्तन के अंदर हमारे पास वाटर सरफेस बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, तो वहां से पानी वेपोरेट होना भी ईजी हो जाता है। देखो इधर लिखा हुआ, इट इज कॉल्ड वेपोरेशन एंड इट इज नोन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर्स। देखो, जो वेपोरेशन है वो तमाम टेम्परेचर्स पर होता है, ठीक है। चाहे आप उसके नीचे आग जलाओ, ना जलाओ, आप उसको धूप में रखो, छांव में रखो, सर्दियों में रखो, गर्मियों में रखो, इट डजेंट मैटर। वेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर हो रही होती है। और मुझे याद है मैंने आपको एक करवाया भी था, वो जो हम पढ़ रहे थे ना, बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक। लेट मी शो यू। ये रहा, ये यहाँ पे हमने जब वेपोरेशन पढ़ा था, तो देखो इधर मैंने आपको बताया था कि कहाँ गया, हाँ, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। जो ऑल टेम्परेचर है वही बात कर रहा है यहाँ पर भी, एट ऑल टेम्परेचर।
तो ये बहुत अहम बात है कि जो वेपोरेशन होती है वो हर टेम्परेचर पर हो रही होती है, चाहे आप उसके नीचे आग जलाओ ना जलाओ, धूप में रखो, छांव में रखो, गर्मी में रखो, सर्दी में रखो, हर पॉइंट पर वेपोरेशन होती है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया वेपोरेशन के बारे में। ये वाला पैराग्राफ है हमारे पास बॉइलिंग के बारे में। ठीक है, बॉइलिंग मतलब उबलना। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेपोरेशन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वेपोरेशन भी बढ़ती जाएगी। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स escaping the surface also increases। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपोरेट क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि जो वाटर की सरफेस से मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मिकदार के अंदर अब जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं। The temperature will keep on increasing until a stage will come at which the water molecules acquire the maximum value of kinetic energy while in a liquid state। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उस पॉइंट तक बढ़ता जाएगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद है कोहेसिव फोर्सेस से वो जब निकल कर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास ये थर्ड लास्ट, द हीट विच इज प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज विल बी यूटिलाइज्ड टू चेंज द लिक्विड वाटर इनटू गैसेस वाटर। ठीक है, वही बात है, इससे जो पानी है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे स्टेज को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग, मतलब कि उबलना। दिस होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब पानी उबल रहा होता है ना तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा होता है, वेपर प्रेशर तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो बाहर का प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, आपको पता है ना दो तरह के प्रेशर होते हैं, वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर कौन सा होता है? जो पानी के खुद का प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमने इस तरह की एक डायग्राम भी की थी, आई एम नॉट श्योर दो, लेट मी चेक। मैंने आई गेस डाउनलोड करके रखी हुई थी लेकिन उसको जो है वो स्लाइड्स में ऐड नहीं कर सका, मे बी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर दूंगा। ठीक है, तो बल्कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको, वो ग्लास के जो हर एक साइड से एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा था ना, वो वाली एग्जांपल याद आई आपको? अब वो जो ग्लास के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही थी ना वो कांस्टेंट रहती है किसके अंदर? बॉइलिंग के दौरान। डन है, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमें कुछ याद नहीं करना। ठीक है, वेपोरेशन की डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बॉइलिंग की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा था वही प्रोसीजर जो है वो बॉइलिंग का है। ठीक है, इसके अंदर से जो है वो हमें इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे का पूरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग अभी यूज होगी यहाँ पर। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, वेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या होता है। वेपोरेशन इट इज अ सर्वस फिनोमिना। ये वाला ऐसा अमल है जो सरफेस के ऊपर होता है, मतलब पानी की ऊपरी लेवल के ऊपर, और इट अकर्स स्लोली एंड ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये एक तो आहिस्ता आहिस्ता होता है और सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, लेकिन ये वाला जो फेज है बॉइलिंग, ये फेज चेंज व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू गैस थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स। देखो, वेपोरेशन जो है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होती है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो पूरे का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखो, एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहला डिफरेंस क्या है? वेपोरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर से होती है और बॉइलिंग जो है वो पूरे मॉलिक्यूल पूरे पानी के अंदर बबल्स बनकर पूरे पानी के अंदर हो रही होती है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ये मेन डिफरेंस है दूसरे वाला। ठीक है, वेपोरेशन जो है वो हर एक टेम्परेचर पर हो रही होती है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे हर एक टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेशन हो रही होती है। ऑब्वियसली जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट को हिट करेगा तब वो वेपोरेशन तो नहीं रहेगी, वो तो बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपोरेशन भी बढ़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि गर्मियों के अंदर जब हम कपड़े धोकर डालते हैं ना सूखने के लिए, तो वो जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत के सर्दी के, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है वेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और बॉइलिंग के अंदर क्या है? इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। देखो, वेपोरेशन तो हर एक टेम्परेचर पर हो रही होती है, लेकिन जो बॉइलिंग होती है ना वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? देखो, जैसे पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, अब ये जो 100 डिग्री है ये स्पेसिफिक है, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट।
ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हरगिज नहीं है, ओके। वो एक बयान कर रहा है स्पेसिफिक टेम्परेचर को। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, जो वेपोरेशन होती है उससे ठंडक का एहसास होता है। हमने कल भी एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था ना कि गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनने से हमें कंफर्टेबल क्यों फील होता है? क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो पसीने को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो उस पसीने को वेपोरेट कर देता है, और वेपोरेशन से हमें किसका एहसास होता है? ठंडक का। ठीक है, ये काम गया हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा ये प्रोड्यूसिंग ए कूलिंग इफेक्ट। तो वेपोरेशन से हमारे पास जो है वो ठंडक का एहसास आता है, और बॉइलिंग से हमारे पास कोई ठंडक का एहसास नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखो, शायद आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, अगर हम किसी बड़े पैमाने पे ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं ना, और वो कपड़े हमने फैलाए हुए हैं पूरी बड़ी जगह के ऊपर, तो आप नोटिस करोगे कि उस जगह का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ होता है। क्यों? क्योंकि एक बड़े लेवल के ऊपर जो वाइपोरेशन है, जो लिक्विड है, वो गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, और उस जगह का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही होती है। ओके, आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है, नोटिस कर सकते हो। हाउस होल्ड की एग्जाम्पल है, ठीक है, डू टेस्ट दिस एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद है हमारे पास लास्ट डिफरेंस, इट रिक्वायर्स ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। वेपोरेशन के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लिक्विड के पास ऑलरेडी होती है, उसको कहीं बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। ज़रा सोचो, अगर मुझे पानी को बॉईल करना है और बॉइलिंग के लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जल्दी बताओ वो जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? सोचो, टेम्परेचर से। वो जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? टेम्परेचर से। वो जो चूल्हा के नीचे हम आग जलाते हैं ना, बर्तन के नीचे, उन मॉलिक्यूल्स को इजाफी एनर्जी मिलती है उस टेम्परेचर से, और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर हवा के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज ऑल द प्रोसीजर ऑफ वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, लिख के देखना है एंड ऑल दैट। हमारे जो है वो 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, तकरीबन तकरीबन आधा चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे प्रोसीजर को शुरू से अब तक जितना हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको लिख के देखो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको जो है वो लेक्चर्स किस तरह के लग रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।